हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो होगा IB ACIO 2025 के ऊपर। तो IB ACIO 2025 के फॉर्म है वो कंप्लीट भरे जा चुके हैं। तो अब इनकी तैयारी के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रहता है जीके। तो जीके के लिए ही हम यहाँ पर आपके लिए मैराथन सीरीज है वो लेके आए हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं IB ACIO के उनको सॉल्व करेंगे। खाली हम उनको सॉल्व नहीं करेंगे, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है उनको भी यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि IB के अंदर आपको क्वेश्चन से सीधे फॉर्मेट में यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे कि जैसे प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से देखने को मिल गए, वैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो सीरीज है, मैराथन सीरीज है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपने IB ACIO का फॉर्म भरा है तो साथ में ऐसे वाले हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि IB ऐसे का भी जो सिलेबस है वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट है, आपको नहीं देखने को मिलता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा लेवल है वो आपको नीचे देखने को मिल सकता है, एग्जाम का लेवल है। बाकी यहाँ पर कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है आपको IB ACIO और ऐसे के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपना कंफर्म सिलेक्शन करने के लिए इस सीरीज को आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। चाहे तो आप इस सीरीज को 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो, पर यहाँ पर स्किप मत करना। हो सकता है कि आप जिस पार्ट को स्किप करो वही आपके एग्जाम में है, रियल एग्जाम होगा 2025 का, उसके अंदर है देखने को मिल जाए। दूसरा कैंडिडेट को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, आप यहाँ पर पीछे रह जाओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं IB ACIO 2023 के क्वेश्चन पेपर। तो IB ACIO 2023 के अंदर क्या हुआ था, कितने एग्जाम हुए थे इसके, 2 दिन एग्जाम हुए थे, 17 जनवरी को और 18 जनवरी को। इसके अंदर हमें 4 शिफ्ट देखने को मिली थी और यहाँ पर भी 4 शिफ्ट देखने को मिली थी। जो 17 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी उसके अंदर हमें 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 20 क्वेश्चन जनरल स्ट्रेटेजीज के देखने को मिले थे। तो यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर हम जनरल स्ट्रेटेजीज वाले जो क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं, उनको यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको देखते हुए चलेंगे। तो हमारे पास जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो आ रहा है, वो क्या है, वो कौन सा है, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम है, आपने जरूर सुना होगा। इसके अंदर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एक्सपेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, का एक्सपेक्ट है वो कौन सा था, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या यहाँ पर मेजर और मेन इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर ये देख लेते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्यों था, मतलब कब इसकी जरूरत पड़ी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है हमें 1960 के आसपास है, यहाँ पर इस टाइम के अंदर पड़ी थी। इस टाइम में क्या हुआ था कि इंडिया के अंदर है फूड की शॉर्टेज हो गई थी। फूड की शॉर्टेज हो गई थी तो फिर हमने फूड है कहाँ से मंगाया था, USA से गेहूं मंगाया था, जो हमें बहुत ही लो क्वालिटी का सुअरों को खिलाने वाला PL 480 प्रोग्राम के अंतर्गत यूज करने वाला जो गेहूं था वो हमें इंपोर्ट कर दिया था, USA ने हमको यहाँ पर भेजा था। तो उसको उसके बाद में यहाँ पर इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंडिया की जागी, और यहाँ पर हमें कौन सी क्रांति देखने को मिली थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन है देखने को मिली थी। जिस क्रांति को हेड है किसने किया था, MS स्वामीनाथन ने किया था। तो इसी वजह से क्या है कि MS जो स्वामीनाथन थे, हमारे जो MS स्वामीनाथन जी हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें फैक्ट है थोड़े से देखने पड़ेंगे कि इसकी शुरुआत है 1960 में हुई थी। USA से PL 480 गेहूं हमें देखने को मिला था, कौन सा, PL 480 गेहूं। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये इग्नाइट करने वाला काम है इस गेहूं ने भी कर दिया था। फिर हमें इसके जो फादर हैं वो कौन है, MS स्वामीनाथन जी हमें देखने को मिले थे। अगर हम PM उस टाइम की अगर देखें तो उस टाइम पे PM कौन थे, उस टाइम पे PM थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। फिर यहाँ पर इस प्रोग्राम को आगे किसने बढ़ाया था, आगे फिर हमारे प्रधानमंत्री जी कौन आ गई थी, इंदिरा गांधी जी आ गई थी। तो यहाँ पर इन्होंने ही आगे इसको बढ़ाया था। तो इस टाइम से हम यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीफ इसकी हिस्ट्री है, इसका देखना ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे आने वाला क्वेश्चन है 2025 में, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर सेम टू सेम देखने को मिले। ये जो अदर फैक्ट हैं इनसे भी क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि ऑप्शन A, B, C और D है वो क्या क्या है। ऑप्शन अगर ए को हम देखें तो ए के अंदर है, हमारे पास है क्या लिखा हुआ है, ए के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है हाई इल्ड वैरायटी। अब ये हाई इल्ड वैरायटी सीड्स हैं, ये यूज हुए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। इतना तो आप सभी को पता होगा, HYV सीड्स है यूज हुए थे, पर HYV सीड्स हैं होते क्या हैं।
अगर हाई ईल्ड वैरायटी का अगर हम नाम के अंदर ही देखें तो हाई ईल्ड मतलब ये क्या है कि जो नॉर्मल हमारे सीड्स थे इससे पहले 1960 से पहले, उसके अंदर है आप जितनी हमारे पास पैदावार होती थी उससे क्या है कि इनको यूज करने के अंतर्गत क्या हुआ कि 2 से 3 गुना ज़्यादा मोर पैदावार हमें देखने को मिली थी, मतलब ज़्यादा फसल हमें देखने को मिली थी। इसके अंदर क्या हुआ था कि और एक हमारे पास है टाइम पीरियड भी रिड्यूस हो गया था। मतलब जैसे फसल है बोने के बाद में जब हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है वो शॉर्ट कर दी गई थी इस HIV सीड के अंदर। और दूसरा है ये थोड़ा सा रेसिस्टिव था, मतलब यहाँ पर ये जो फसल है ये थोड़ी सी कम बीमार होती थी, ऐसे समझ लो कि इसकी डिजीजेज हैं वो कम लगती थी, पेस्टिसाइड है वो थोड़े कम यूज होते थे। तो इस वजह से ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है इनको यूज किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। फिर हमारे पास है दूसरा, क्या है दूसरा पॉइंट है, इन्होंने क्या पूछा है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि मशीनरीज का यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर यूज होना। तो ये बात सही है, बिल्कुल मशीनरीज का यूज है 1960 के बाद में ही यूज होने लगा। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम मशीनरीज की अगर बात करें तो ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग है, पंप है, ये सभी मशीनरीज हैं एग्रीकल्चर के अंदर है वो इंट्रोड्यूस हो गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज। तो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का भी जो एक्सटेंसिवली यूज है होना कब स्टार्ट हुआ था, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में ही स्टार्ट हुआ था। फिर हमारे पास है नेक्स्ट आता है इरिगेशन। इरिगेशन के नाम पे यहाँ पर पहले तो क्या होता था कि 1960 से पहले बारिश ही इरिगेशन के रूप में यहाँ पर कंसीडर की जाती थी। पर HYV सीड्स हैं इनको यूज होने के बाद में क्या हुआ कि ट्यूबवेल्स हैं, कैनल्स हैं, ये जो डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स हैं इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया, इनको भी यूज किया गया। तो ये जो सभी चारों पॉइंट हैं ये बिल्कुल एकदम करेक्ट हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एक्सपेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये जो चारों एक्सपेक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के एक्सपेक्ट हो जाएंगे। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो अदर फैक्ट हैं वो हमारे पास है क्या थे, 1960 में यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट हुई थी। USA से हमने क्या है PL40 गेहूं है वो इंपोर्ट किया था, बहुत ही लो क्वालिटी का गेहूं था। और उस टाइम में प्रधानमंत्री यहाँ पर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और फिर हमें जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का आगे का जो पीरियड है वो किसके कार्यकाल में देखने को मिला था, वो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में देखने को मिला था। और इसके फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो किसको माना जाता है, वो MS स्वामीनाथन जी को यहाँ पर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं, ऐसे हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे आगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। जो टर्म है कौन सी, सेकुलर टर्म के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। जो सेकुलर टर्म थी वो प्रियम्बल के अंदर है कब ऐड की गई थी, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा है वो ऐड की गई थी। तो हमारे पास जो निकल के आता है वो है कि सेकुलर टर्म है कौन से संविधान संशोधन के अंदर ऐड की गई थी, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत ऐड की गई थी। अगर हम संविधान के संशोधन की अगर बात करें, जो सबसे टॉप में संविधान का संशोधन हमें दिखेगा वो कौन सा है, वो 42 ही दिखेगा। 42 क्यों दिखता है, क्योंकि इसका एक और दूसरा नाम भी है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। क्योंकि सभी अमेंडमेंट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स है कौन से अमेंडमेंट के अंदर हुए थे, वो 42nd अमेंडमेंट के अंदर है सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन हमें देखने को मिले थे। और ये 42nd संविधान संशोधन है ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 1976 के टाइम में। तो उस टाइम में अगर हम PM की अगर बात करें तो वो उस टाइम पे PM कौन थी, इंदिरा गांधी जी हमारी PM थी। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम में यहाँ पर संविधान संशोधन है 42nd है लागू किया गया था। 1976 में ये लागू हुआ था। 42वां संशोधन हमें देखने को मिलता है अगर काउंटिंग के अंदर, अगर नंबर के अंदर देखें तो इस संविधान संशोधन के अंदर है बहुत सारे चेंजेस हुए थे। उनमें से एक चेंजेस ये भी था कि प्रीएम्बल के अंदर है, इसके अंदर है कुछ चेंजमेंट हमें देखने को मिले थे। 3 वर्ड है वो ऐड किए गए थे प्रीएम्बल के अंदर। प्रीएम्बल के अंदर है 3 वर्ड ऐड किए गए थे। एक तो वर्ड आपको पता ही चल गया होगा, सेकुलर ऐड किया गया था। दूसरे अगर हम वर्ड की अगर बात करें तो वो कौन सा था, वो हमारे पास है था सोशलिस्ट वर्ड है वो ऐड किया गया था। सोशलिस्ट के अगर बाद में अगर नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो वो हमारे पास वर्ड कौन सा था, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वर्ड है ये हमें ऐड किया गया था, हमारे पास है 42nd संविधान संशोधन के अंदर।
तो संविधान संशोधन के अंदर है, प्रियम्बल के अंदर है, 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सेकुलर है, सोशलिस्ट है और इंटीग्रिटी है। यहाँ पर इस आप इमेज के अंदर भी ऐड किए हुए देख पा रहे होंगे, सेकुलर है और सोशलिस्ट है। इंटीग्रिटी वर्ड है वो कहाँ ऐड किया गया था? संविधान के अंदर है, एक प्रियम्बल के अंदर एक फ्रेज है, यूनिटी ऑफ द नेशन, यहाँ पर एक फ्रेज था, उसके अंदर फिर उसको चेंज करके क्या कर दिया गया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो उस फ्रेज के अंदर है इंटीग्रिटी वर्ड है वो ऐड किया गया था। यहाँ पर इस वर्ड लिस्ट के अंदर है वो ऐड नहीं हुआ था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यूनिटी ऑफ द नेशन नाम की एक फ्रेज थी, उसके अंदर एंड लगा के यहाँ पर ऐड किया गया था। ये बात है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रियम्बल से क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रियम्बल से ही ज़्यादातर है देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास है 2 स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट ए और बी। इन दोनों स्टेटमेंट को हमें चेक करते हुए चलना है कौन सा स्टेटमेंट है सही है और कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 को हम यहाँ पर रीड करते हैं। जुडिशियल डिसीजन आर बाउंड बाई प्रेसिडेंट इन कॉमन लॉज वेयर एज क्वासी जुडिशियल डिसीजंस आर जनरली नोट। तो यहाँ पर हमें एक बात तो साफ क्लियर होगी कि ये जुडिशियल डिसीजन और क्वासी जुडिशियल डिसीजन है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये पहले क्लियर आउट कर लेना पड़ता है कि जो जुडिशियल डिसीजन है ये कौन देता है और क्वासी जुडिशियल डिसीजन है ये कौन देता है। तो हम यहाँ पर अगर हम जुडिशियल डिसीजन की अगर बात करें तो जुडिशियल डिसीजन है हमारे कोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो ये जो तीनों कोर्ट हैं ये कौन सा डिसीजन देंगे, ये देंगे जुडिशियल डिसीजंस यहाँ पर दिया जाता है। अब जुडिशियल डिसीजंस के अंदर है, आपको सबको पता होगा कि यहाँ पर जो पहले का जो पुराना डिसीजंस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पुराने डिसीजन को यहाँ पर रेफरेंस के अंदर रख के ही यहाँ पर नए वाला जो डिसीजन है वो दिया जाता है। जैसे कि मान लें प्रियम्बल के अंदर है कुछ डिसीजन है देना है, तो प्रियम्बल के अंदर है जितने भी केस हुए हैं उन सभी डिसीजंस को पहले देखा जाता है, फिर यहाँ पर प्रियम्बल के अंदर है नया डिसीजन है वो पास आउट किया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास है कौन सा है, क्वासी जुडिशियल डिसीजन। ये क्वासी जुडिशियल डिसीजन है कौन देता है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी की अगर हम बात करें, जैसे ट्रिब्यूनल हो गया, कमीशन हो गया, रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गया, इनके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। तो इनके द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है तो इसके अंदर है कोई भी यहाँ पर ये बाउंड नहीं होता है कि यहाँ पर जो आपका प्रीवियस डिसीजन है उसको ध्यान में रख के ये डिसीजन है आपको देना रहता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो यहीं से क्लियर होगा कि जो जुडिशियल डिसीजंस है ये बाउंड होते हैं प्रेसिडेंट्स इन कॉमन लॉज, मतलब जो हमारे पुराने लॉज हैं उनके द्वारा ये बाउंड होते हैं। वेयर एज द क्वासी जुडिशियल डिसीजंस आर जनरल लॉ, क्वासी जुडिशियल डिसीजंस के अंदर ये वैलिड नहीं होता है कि जो पुराने डिसीजंस हैं उनके द्वारा ये वैलिडेट किया जाता है। अब जो हमारे पास है नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी है, वो क्या है, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट ए था वो तो करेक्ट हो चुका है। अब स्टेटमेंट बी क्या है कि जुडिशियल डिसीजंस में क्रिएट द न्यू लॉज बट द क्वासी जुडिशियल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग लॉ। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो जुडिशियल डिसीजंस है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो नए डिसीजंस हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो इसका बात तो सिंपल से क्लियर होगी कि यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन भी कई बार संविधान की जाती है तो वो किसके द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो मतलब नए लॉज है कौन बना सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर ये बना सकते हैं, मतलब कोर्ट है वो बना सकता है। और जो एक क्वासी जुडिशियल डिसीजंस हैं इनके द्वारा नए लॉज हैं वो कभी नहीं बनाए जाते, इनके द्वारा जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके ऊपर ही काम किया जाता है। तो हमारे पास है दोनों स्टेटमेंट हैं यहाँ पर सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन सेकंड है आपका, यहाँ पर देख से पा रहे होंगे ऑप्शन, बहुत ऑप्शन है ए और बी है यहाँ पर जिसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे वो होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करते हुए पढ़ते हुए चलना है। बस आपको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन 3 था ये स्टेटमेंट था इसका आंसर है ये बी हो गया। इस तरीके से आपकी यहाँ पर तैयारी है वो नहीं होने वाली, क्योंकि आईबी के अंदर है आपको क्वेश्चन से इतने इजी टाइप के यहाँ पर नहीं देखने को मिलते। डेप्थ के अंदर है क्वेश्चंस को जाके आपको यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है, तभी जाके आप उनको यहाँ पर अपना आउटपुट है सही से 100% है दे पाओगे और यहाँ पर स्कोर को अपना मैक्सिमाइज कर पाओगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारे पास है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमारे पास है 4 स्टेटमेंट है, वो आपको देखने को अंदर मिलेंगे। चारों स्टेटमेंट को हमें वन बाय वन चेक करना है और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कौन सा स्टेटमेंट है हमारे पास है सही आएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इस लेक्चर को पूरा कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ में जुड़ के IB ACIO एंड ऐसे की प्रिपरेशन है, जीके की प्रिपरेशन है कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारे पास एक आपके लिए बैच है जो अभी हमने आपके इस डिमांड के ऊपर स्टार्ट किया है। IB ACIO एंड ऐसे जीके क्रैश कोर्स नाम से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके बैच के अंदर है इनरोल हो सकते हो। उस बैच के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट जीके की प्रिपरेशन है स्टार्ट करेंगे। उस जीके की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के यहाँ पर चलनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके पास है ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो जीके के अंदर आप पूरा जीरो से लेके कंप्लीट तो यहाँ पर आप कर नहीं सकते। तो आपको जो मेन है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपको आने वाले हैं या फिर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, वो उन्हीं को हम यहाँ पर रिवीजन के तौर पे बैच के अंदर है करते हुए चलेंगे। वैसे यहाँ पर ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की जो मैराथन सीरीज है ये ऑन रहेगी। अगर आप हमारे साथ में जुड़ के डेडिकेटेडली जीके की प्रिपरेशन है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए करना चाहते हो तो हमारे साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके साथ में जुड़ के हमारे साथ में प्रिपरेशन आप कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर अभी देखते हैं हमारा जो स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 है वो क्या है कि भागवत गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत एंड इट इज ए डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना। तो इसका मतलब क्या है कि ये भागवत गीता है, किसका पार्ट है, महाभारत का पार्ट है और ये डायलॉग है बिटवीन कृष्णा और अर्जुन के बीच में। तो ये बात है आपको सभी को, वैसे सभी को पता होगी महाभारत के टाइम में ही यहाँ पर जब अर्जुन ने आगे युद्ध करने से मना कर दिया था तब भगवान श्री कृष्ण ने ही उसको गीता ज्ञान है वो प्रोवाइड किया गया था। ये बात है तो सभी को पता होगी, इस बात का तो सभी को यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं होगा। तो ये जो हमारी भागवत गीता है ये कब बताई गई थी, ये कृष्ण भगवान के द्वारा महाभारत के टाइम में यहाँ पर अर्जुन को सुनाई गई थी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे का क्या है, आदि शंकराचार्य के ऊपर। तो आदि शंकराचार्य इज एसोसिएटेड विद एवी स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। एवी स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी है, इसके द्वारा आदि शंकराचार्य का यहाँ पर रिलेशन है इनको बताया जा रहा है। तो आदि शंकराचार्य की बात है ये बिल्कुल सही है। और फिर अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे देखें तो आदि शंकराचार्य जी की अगर हम टाइमलाइन की अगर बात करें तो ये आपको कब देखने को मिलेंगे, 8th सेंचुरी के अंदर है आपको देखने को मिलेंगे आदि शंकराचार्य जी। ये क्या थे कि एक फिलोसफर थे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ पर एवी स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी के अंदर है आपको यहाँ पर फिलोसफर की जो पोस्ट के ऊपर है आदि शंकराचार्य जी हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमारे पास है नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है वो क्या है, वेदाज से है कि द ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा एंड द हिम्स डेडिकेटेड टू वेरियस डीटीज मतलब गॉड्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो ऋग वेदा है ये सबसे ओल्डेस्ट पुराना वेद है हमारे सभी वेदों के अंदर है और इसके अंदर है हिम्स पाए जाते हैं जो कि किसको डेडिकेटेड होते हैं, डीटीज को मतलब गॉड्स को यहाँ पर डेडिकेटेड होते हैं। ये बात है ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम ऋग वेदा अगर ओल्डेस्ट है इसकी अगर हम टाइमलाइन की अगर बात करें तो जो ऋग वेदा है आपको क्या है कि ऋग्वेदा क्या अगर टाइमलाइन देखें तो आपको कब देखने को मिलता है, ये आपको 1500 BC के अंदर है आपको देखने को मिलता है, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। इसके अंदर अगर हिम्स की अगर बात करें जो कि सुक्ताज हमें बोला जाता है वो कितने हैं, वो 1028 हैं। कितने हैं, 1028 हैं। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन है आपको और देखने को मिल जाता है कि इसके अंदर है कितने मंडल्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर है जो मंडल्स आपको देखने को मिलते हैं वो कितने हैं, 10 मंडल्स है बुक हैं आपको देखने को मिलती है। बाकी के अदर वेदाज हैं वो कौन से हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में आप अभी डाल के बताइए, क्योंकि लेक्चर को आप इंगेजिंग रखेंगे तभी हम यहाँ पर हमें एनर्जी मिलेगी, हम इस सीरीज को आगे रख पाएंगे। अदरवाइज आप कमेंट वगैरह कुछ नहीं करोगे, सीधा डायरेक्ट देखोगे। तो यहाँ पर आपको लेक्चर को इंगेजिंग रखने के लिए क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे तो आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, आपको हाइप करना है कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है। तो इस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तभी हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रख पाएंगे। तो यहाँ पर जो डीटीज हैं इसके अंदर अभी हमें कौन कौन से डीटीज को यहाँ पर ये डेडिकेटेड होते हैं, जैसे अग्नि है फायर के लिए डेडिकेटेड होता है, इंद्र भगवान वर्षा के लिए, वरुणा है कॉस्मिक ऑर्डर के लिए, इस टाइप से ये डेडिकेटेड होते हैं 1028 हिम्स। अब हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नाट्य शास्त्र से रिलेटेड है कि नाट्य शास्त्र
attribute to Seg Bharta is ancient Indian treatise on the performing arts and closely related to the expression of Hindu and spirituality। तो अब इसके अंदर हमें पूछा गया कि नाट्य शास्त्र है वो एट्रीब्यूट करता है कौन से सेक वार्ता को। तो ये बात है बिल्कुल एकदम सही है। फिर इसके बाद में अगर हम इसकी नाट्य शास्त्र की अगर हम टाइमलाइन की अगर बात करें तो ये आपको कब देखने को मिलता है, 200 BC से लेके 200 CE का आपको टाइमलाइन के अंदर है आपको देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र किसको एट्रीब्यूट करता है, वार्ता को यहाँ पर एट्रीब्यूट करता है। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है किसके ऊपर, ड्रामा है, डांस है, म्यूजिक है, इनके ऊपर है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर रासा थ्योरी है उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर हम इमोशनल आर्ट्स वगैरह का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है कि ममलुक डायनेस्टी था उसको किसके द्वारा एंड किया गया था, ये हमसे पूछा है। वाज एंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल। तो ये जो ममलुक डायनेस्टी था इसको क्या हम बोलते हैं कि स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है, कि ये एक स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि ममलुक डायनेस्टी है वो इसका टाइम पीरियड। तो ममलुक डायनेस्टी हमें कब देखने को मिली थी, 1206 से लेके 90 तक हमें इसका टाइम पीरियड है वो देखने को मिला था। इसके अगर हम फाउंडर की बात करें तो इसका फाउंडर है वो कौन था, वो इसका फाउंडर हम आपको बस ऐसे नाम ध्यान रखना है, ऐबक था यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि किसका स्लेव था, ये मोहम्मद गौरी का स्लेव था। इसीलिए इसको दूसरा नाम है, इस डायनेस्टी का क्या नाम बोला जाता है कि स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि इसका जो फाउंडर था वो किसका एक स्लेव था, मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था। तो इस डायनेस्टी के अंत हमें कब देखने को मिला, 1290 के अंदर हमें अंत देखने को मिला था। तो इसका अंत हमें किस टाइप से देखने को मिला था कि यहाँ पर जो इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो एक बच्चा यहाँ पर बैठा दिया गया था, कुकुबाद नाम का यहाँ पर एक बच्चा था, जिसको यहाँ पर डिथ्रोन है किसके द्वारा किया गया था, नेक्स्ट डायनेस्टी का जो फाउंडर था। नेक्स्ट डायनेस्टी हमें स्लेव डायनेस्टी के बाद में कौन सी देखने को मिलती है, वो है खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन सा है, कौन है, फिरोज खिलजी हमें देखने को मिलता है। जो फिरोज खिलजी है वो हमें डायनेस्टी का जो फाउंडर है, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर है। तो इसको जो डिथ्रोन करेगा तो वो भी तो अगली डायनेस्टी का फाउंडर ही, पिछली डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है उसको डिथ्रोन करेगा। तो वो एंडेड है किसके द्वारा, ममलुक डायनेस्टी का एंड है किसके द्वारा किया गया था, फिरोज खिलजी के द्वारा हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल स्ट्रेटेजी बना के यहाँ पर क्वेश्चंस के अदर फैक्ट को यहाँ पर पढ़ते हुए आपको चलना है। अब अगर हम खिलजी डायनेस्टी की अगर बात करें तो ये हमें कब से कब तक देखने को मिली थी, 1290 से स्टार्ट हुई थी और 1320 तक हमें ये डायनेस्टी है वो देखने को मिली थी। इसके अंदर क्या हुआ था कि ये स्लेव डायनेस्टी है, इसको डिथ्रोन किया गया था। फिर अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें कि दूसरा ऑप्शन क्या है, तैमूर है। तैमूर क्या था, एक मंगोल का राजा था, वो यहाँ पर इंडिया के ऊपर है इन्वेड किया था। तो तैमूर ने भारत के ऊपर है इन्वेड कब किया था, वो किया था 1398, मतलब 1398 में इसने इन्वेड किया था। तो उस टाइम में इंडिया के ऊपर है कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, तुगलक डायनेस्टी हमें रूलिंग के अंदर है देखने को मिलती थी। फिर हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, वो है ऑप्शन 3। तो जो ऑप्शन 3 है वो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, ममलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, जो इसका फाउंडर है वो कौन था, ऐबक हमें देखने को मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन के ऊपर। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक है, इसका अगर हम बात करें तो इसने क्या है कि तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो तुगलक डायनेस्टी की स्थापना है कब हुई थी, 1320 में हुई थी और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है, तुगलक डायनेस्टी की। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑप्शंस को भी क्लियरफाई कर रहे हैं कि ऑप्शन से रिलेटेड फैक्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए, ताकि आपके एग्जाम के अंदर है अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन से आपको देखने को मिले तो आप उसको 100% है अटेम्प्ट कर पाओ और अपना स्कोर है वो बूस्ट कर पाओ। क्योंकि इस सीरीज का काम ही है ये
कि आपका स्कोर है वो जीके के अंदर है बूस्ट कराना है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर आप एक बात देख पा रहे होंगे, नोटिस कर पा रहे होंगे, आईबी के अंदर है आपको ज़्यादातर है क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि बाकी और सभी एग्जाम्स के अंदर होता है, जनरली एसएससी के अंदर है आपको वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं। पर यहाँ पर आपको मेजरली क्वेश्चन है आपको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा डीप स्टडी है इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। एसएससी की तरह यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन से आपको इस टाइप से नहीं देखने को मिलेंगे कि एक सिंगल लाइन दे दिया और फिर उसका आंसर आपको पूछ लिया। ये ऐसे क्वेश्चन है इसके अंदर आपको कम देखने को मिलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस का वेटेज है वो आपको स्टेटमेंट वाला देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको टॉपिक को है डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के जो फर्स्ट स्टेटमेंट की ओर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि तैरी डैम है जो इंडिया के अंदर है, लोकेटेड ऑन भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड एंड हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ये स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि तैरी डैम है जो भागीरथी रिवर के ऊपर है, उत्तराखंड के अंदर है, वो हाईएस्ट डैम है इंडिया का। तो ये ऐसा कुछ डैम है आपको देखने को मिलता है। अगर आपने कभी देखा है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि किस किस ने यहाँ पर एक्चुअल में ये रियलिटी में ये तैरी डैम है जाके विजिट किया हुआ है। तो इस डैम की बात है, ये बात है बिल्कुल सही है कि तैरी डैम है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, भागीरथी रिवर के ऊपर है ये बनाया जाता है ये, और उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये आपको देखने को मिलता है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो कौन सा है, टिहरी गढ़वाल नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड स्टेट के अंदर है वो आपको देखने को मिलता है। जो ये हाईएस्ट डैम है तो हाईएस्ट है तो इसकी हाइट भी होगी कुछ। इसकी अगर हम हाइट की अगर बात करें तो वो आपको देखने को मिलती है 260.5 मीटर। इतना ऊंचा ये डैम है आपको देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब स्टेटमेंट अगर सेकंड की अगर बात करें तो वो कौन सा है, ये एटॉमिक पावर स्टेशन के ऊपर है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन तापी गुजरात। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि जो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है इंडिया का वो तापी गुजरात के अंदर है, सिचुएटेड है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि सूरत के नज़दीक है, तापी है, वहाँ पर आपको ये एटॉमिक पावर स्टेशन है आपको देखने को मिल जाएगा। तापी रिवर के नज़दीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा गुजरात के अंदर। अगर ये पावर स्टेशन है तो ये पावर जनरेट करेगा। पावर जनरेट करेगा तो ये कितनी पावर जनरेट करता है, ये पावर जनरेट करता है 700 मेगावाट एनर्जी है ये जनरेट करता है। ये इंडिया का इंडिजिनियसली फर्स्ट डिजाइन पावर स्टेशन है आपको देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब स्टेटमेंट अगर 3 की अगर बात करें तो वो 3 क्या है, नरोहा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ इस सिचुएशन की अगर बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में है और ये मेजर कंट्रीब्यूट तो इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर है, मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये बात भी यहाँ पर इनकी बिल्कुल सही है। ये जो नरोहा एटॉमिक पावर स्टेशन है ये गंगा रिवर के ऊपर है। कौन सी रिवर के ऊपर है सिचुएटेड है, ये गंगा रिवर के ऊपर आपको सिचुएटेड देखने को मिल जाएगा। और कहाँ पर, ये आपको बुलंदशहर होता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर बुलंदशहर है उसके अंदर है आपको देखने को मिलता है। कौन कौन यूपी से है वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ कि आपने ये स्टेशन है इसके नज़दीक है या फिर इसको जाके कभी विजिट किया है कि इसके आसपास यहाँ पर गए हुए हो। तो इसके अंदर है आपको क्या देखने को मिलता है, ये ऐसा कुछ यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट से आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये 2 यूनिट है बुलंदशहर के अंदर है आपको देखने को मिलेंगे। इस 2 यूनिट के अंदर है प्रत्येक यूनिट की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 200 मेगावाट होती है। तो टोटल अगर 2 यूनिट हैं तो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी होगी इस प्लांट की, 440 मेगावाट एनर्जी है ये जनरेट करता है। तो ये जो हमारे तीनों स्टेटमेंट हैं इस क्वेश्चन के वो बिल्कुल सही हो गए। तो इस वजह से जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सेकंड 1 2 3 है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना रहता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो जो 7 है क्वेश्चन नंबर हमारा वो किसके ऊपर है, वो जनगणना के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, उसके अंदर हमें लिटरेसी रेट का क्वेश्चन पूछा गया है। द लिटरेसी रेट ऑफ द मेल इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस।
2011 के सेंसस के ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद में अभी तक आज तक इंडिया के अंदर है सेंसस हुई ही नहीं है। तो 2011 के सेंसस के अंदर अगर हम इंडिया की लिटरेसी रेट की अगर बात करें, जो ओवरऑल लिटरेसी रेट थी इंडिया की 2011 की जो सेंसस हुई थी, उसके अंदर अगर हम ओवरऑल लिटरेसी रेट की अगर बात करें, वो आपको देखने को मिली थी 74.04%। वहीं पर अगर हम मेल की अगर बात करें, तो मेल की जो लिटरेसी रेट थी वो थी 82.14% थी। और अगर फीमेल का देखोगे तो फीमेल की जो लिटरेसी रेट थी आपको देखने को मिलेगी 2011 के सेंसस के डेटा के अंदर 65.46%। ये जो तीनों डेटा हैं ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ध्यान में रखना हो। पर हमारे पास है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मेल की लिटरेसी रेट। मेल की लिटरेसी रेट है कितनी थी, 82.14। यहाँ पे 82% दे रखा है, तो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना कि इंडिया के अंदर ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो कितनी थी, 74%। मेल की है 82% और फीमेल की है 65। अगर मेल फीमेल का अगर आप गैप देखोगे तो वो गैप कितना हो गया, 16.68% का आपको क्या देखने को मिलता है, गैप आपको देखने को मिलता है। फीमेल की लिटरेसी रेट है वो आपको कम देखने को मिलती है 2011 के सेंसस के डेटा के अंदर। अभी जो आज के टाइम का लेटेस्ट डेटा है वो अभी तक आया नहीं है, उसके अंदर ये चेंजमेंट है आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये गैप है और ज़्यादा रिड्यूस आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फेस्टिवल के ऊपर है। उलाम बना फेस्टिवल है, ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, ये हमारे पास है क्वेश्चन निकल के आया नेक्स्ट। जो ये उलाम बना फेस्टिवल है ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, ये रिलीजन से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसके अगर हम दूसरे नाम की अगर बात करें तो ये जो फेस्टिवल है उलाम बना फेस्टिवल है, इसको एक और दूसरा नाम भी है घोस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। और इसका एक और नाम है वो है एंसिस्टर डे भी बोला जाता है इसको। ये जो दोनों नाम है ये भी आपको गुलाम बना फेस्टिवल है इसके ही देखने को मिलते हैं। ये एक बुद्धिज्म फेस्टिवल है। ये अगर हम ज़्यादातर पॉपुलर की अगर बात करें तो ये आपको कौन से रीजन के अंदर है देखने को मिलता है, ये आपको ईस्ट एशिया है रीजन है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। जहाँ पर ईस्ट एशिया के अंदर अगर हम मेनली कंट्रीज की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका चाइना हो जाएगा, जापान हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। तो इस तरीके के जो कंट्रीज हैं ये आपको ईस्ट एशिया के अंदर है, बुद्धिज्म है ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है। इसके अगर हम टाइम की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर है कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना कि ये 7th लूनार मंथ होता है ना, 7th लूनार मंथ की जो 15th डे होता है, कौन सा डे, 15th डे ऑफ 7th लूनार मंथ, जब ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो उलाम बना फेस्टिवल है, इसका एक और नाम है घोस्ट फेस्टिवल, एनसिस्टर्स डे होता है। ये आपको ईस्ट एशिया के अंदर है ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है, जहाँ पर चाइना हो जाएगा, जापान हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 7th लूनार मंथ के 15वें दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर भी आपको 3 स्टेटमेंट है वो देखने को मिलेंगे। तो हम वन बाय वन है एक एक स्टेटमेंट को देखते हुए चलते हैं कि यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट है वो ढूंढना है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर हमें 74th अमेंडमेंट 1992 के अंदर देखने को मिला, प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटी। वार्ड कमेटी का जिक्र है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, 74th अमेंडमेंट के अंदर देखने को मिलता है कि 1992 के अंदर है ये हुआ था। तो ये बात है बिल्कुल सही है। इस 74th अमेंडमेंट एक्ट है वो आपको कब देखने को मिला था, 1992 के अंदर देखने को मिला था। इसके अंदर है कौन सा क्या इंसर्ट किया गया था, ये है अर्बन लोकल गवर्नेंस है, अर्बन लोकल गवर्नेंस होती है उससे रिलेटेड आपको इंसर्ट इसके अंदर है फीचर्स है देखने को मिले थे। इसके अंदर अगर हम पार्ट की अगर बात करें तो पार्ट है वो कौन सा है, इसके अंदर है 9th ए के अंदर है। आप आर्टिकल की अगर बात करोगे तो 243 पी से लेके 243 जेड जी तक यहाँ पर ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 74th अमेंडमेंट के अंदर 243 पी से लेके 243 जेड जी तक इनके अंदर है वो ऐड किए गए थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वार्ड कमेटी है, इसका भी जिक्र है वो आपको देखने को मिलता है।
ये क्या है कि इसके अंदर है 3 अर्बन बॉडीज हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी होती हैं 3 अर्बन बॉडीज, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, ये तीनों भी आपको इसी अमेंडमेंट के अंदर देखने को मिलती है। और फिर हमें देखने को मिलता है वार्ड कमेटी, जिसके अंदर है अगर पॉपुलेशन है अबाउट 3 लाख आपको देखने को मिलती है, वो वार्ड कमेटी है, ये आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट 1 है ये पूरी तरह से करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे स्टेटमेंट नंबर 2 की ओर। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है कि जो 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। जो 12th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है, वो डील करता है किसके अंदर, पावर के अंदर, अथॉरिटी के अंदर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर म्युनिसिपैलिटीज की। जो हमारा 12th शेड्यूल था ये भी कब ऐड हुआ था, ये भी 74th अमेंडमेंट एक्ट था, ये हमारा लोकल गवर्नमेंट्स वाला। इसके अंदर ही आपका जो 12th शेड्यूल है वो ऐड किया गया था। तो इसके अंदर है जो लोकल म्यूनसिपैलिटीज होती हैं उनके लिए कितने फंक्शंस ऐड किए गए थे, 18 फंक्शनलिटीज हैं वो ऐड की गई थी। जैसे कि नगर पंचायत है, नगर पंचायत का क्या होगा कि जो रूरल से अर्बन के अंदर है ट्रांजिशन एरिया होते हैं उनको हम नगर पंचायत के अंदर है कंसिडर करते हैं। फिर म्यूनसिपल काउंसिल हो गई और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया। म्यूनसिपल काउंसिल क्या होगी, स्मॉलर अर्बन एरिया हो गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होगी, बिगर एरिया आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइप से जो हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है ये भी पूरी तरह से सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो पावर्स हैं, ये जो 18 पावर्स दी गई थी इन्हीं के अंदर है ये सारी पावर्स है सम्मिलित रहती है। फिर हमारे पास है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि अर्बन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया इंक्लूड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत डिपेंडिंग ऑन द साइज और पॉपुलेशन ऑफ। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अर्बन लोकल गवर्नेंस है, इसके 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। ये सभी क्या है कि पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होते हैं। तो यह हमारे तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मिनिस्टर हु हेल्प्ड किंग अशोका एक्वायर द थ्रोन। कि कौन से मिनिस्टर ने किंग अशोका की हेल्प करी थी कि थ्रोन के ऊपर है बैठने में। क्योंकि इसके अगर हम अशोका के फादर की अगर बात करें तो वो फादर है, पिताजी कौन थे, वो थे बिंदुसार। बिंदुसार वहाँ के राजा थे पहले। बिंदुसार के बाद में इनके बेटे थे। तो अशोका है सबसे बड़े वाले बेटे नहीं थे, ये बड़े वाले बेटे इसके कौन थे, सबसे बड़ा बेटा है वो कौन था, सुसीमा था। तो बाकी सभी ने सुसीमा को यहाँ पर राजा घोषित कर दिया था। पर अशोका के अंदर है यहाँ पर राजा बनने की सारी क्वालिटीज हैं वो आपको देखने को मिलती थी। तो अशोका की जो हेल्प है किसने करी थी, राधा गुप्ता ने इसकी हेल्प की थी। और ये राधा गुप्ता कौन था, ये बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड और क्लोजली कनेक्टेड है चंद्रगुप्त से, इसको मान सकते हैं। उसका डिसाइफर है, डिसिपल है, इसको मान सकते हैं। तो इसने पूरी हेल्प करी थी किसकी, अशोका की हेल्प करी थी राजा बनने के लिए। राधा गुप्ता ने पूरी हेल्प करी थी और इसी की वजह से ये डिथ्रोन कर पाया था जो अपने बड़े भाई है सुसीमा को, इसको एल्डर ब्रदर को ये डिथ्रोन कर पाया था और यहाँ पर खुद सिंहासन के ऊपर है अशोका बैठ गया था। इसके अगर अशोका की अगर और कुछ फैक्ट की अगर हम बात करें तो अशोका से रिलेटेड है एक फैक्ट आपको और देखने को मिलता है कि अशोका का जो हृदय परिवर्तन हुआ था वो कौन से वार के बाद में हुआ था। वो आपको देखने को मिलता है कलिंगा वार के अंदर। कलिंगा वार के बाद में यहाँ पर इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद में इन्होंने युद्ध लड़ना है छोड़ दिया था, धर्म का प्रसार करना है, धामा पॉलिसीज है इन्होंने अपना ली थी। ये पॉइंट भी आपको कई बार क्वेश्चंस के अंदर है देखने को मिल जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये फिर से हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट है, चारों को हमें 1 बाय 1 चेक करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। फिर जब जाके हम इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो टिक मार्क कर पाएंगे। जो हमारे पास है सबसे पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, वो पीएम के ऊपर है कि इंडिया के अंदर है पीएम की पोस्ट के ऊपर है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इनमें से किसी भी एक सदन का मेंबर होना चाहिए, या तो वो लोकसभा का होना चाहिए या फिर राज्यसभा का होना चाहिए। ये बात है बिल्कुल सही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही लिखा हुआ है। साथ में अगर कोई पीएम है वो चुना गया और इनमें से किसी भी हाउस का अगर मेंबर नहीं है
तो उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, कितने मंथ का, 6 मंथ का टाइम पीरियड है उसको गिवन होता है कि 6 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर है किसी भी सदन से वो क्या तो इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड मेंबर है किसी भी हाउस से वो होना चाहिए 6 मंथ के अंदर, अदरवाइज उसका पोस्ट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाती है। तो ये बात है वो बिल्कुल सही है, किसी भी एक सदन का यहाँ पर सदस्य वो होना ही चाहिए। अब जो हमारे पास है सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर है किस टाइप से है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट और रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट। मतलब यहाँ पर पनिशमेंट को यहाँ पर क्षमा कर सकता है, क्षमा यातना उसकी प्रिजन है वो कम कर सकता है। तो मतलब ये इस तरह की जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास में होती हैं, ये बात है वो बिल्कुल सही है। पर इसके लास्ट में एक बात और लिखी हुई, अंडर आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। ये बातें है ना, पार्डन और ये सारी पावर है प्रेसिडेंट की होती तो है, पर ये आर्टिकल 73 के अंदर नहीं 72 के अंदर आती हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट की ये पावर होती तो है वो आर्टिकल 73 के अंदर नहीं 72 के अंदर आती हैं। तो अब 73 के अंदर है, आर्टिकल के अंदर है, कौन सी पावर आती हैं, तो वो हमें अब देखना जरूरी बन जाता है। तो 73 के अंदर है पावर जो हमारे पास आती हैं वो आती हैं प्रेसिडेंट के लिए। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, जो कि एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की, उनका यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड वर्जन है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर पार्डन वाली जो पावर है वो आपको आर्टिकल 72 के अंदर देखने को मिलती है। अब हमारे पास है स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 किसके ऊपर है, स्टेटमेंट 3 है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ लोकसभा। ये कह रहा है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही होता है लोकसभा का। हाँ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो होता है वाइस प्रेसिडेंट, पर वो लोकसभा का नहीं होता है, वो किसका होता है, वो राज्यसभा का होता है, क्योंकि लोकसभा के अंदर तो स्पीकर होता है तो वही वो काम है वो कर देता है। तो इस वजह से भी ये स्टेटमेंट है गलत हो जाता है। अगर यहाँ पर लोकसभा की जगह राज्यसभा होता तो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाता। अब हमारे पास है फोर्थ स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, गवर्नर के ऊपर है, हमारे पास गिवन है। गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा है गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, एंड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये बात है बिल्कुल सही कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्ति है गवर्नर की जाती है, और इसका ऑफिस से कब तक होल्ड करेगा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये दोनों बातें हैं दो आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। आर्टिकल 155 के अंदर है तो ये लिख जाती है कि गवर्नर की नियुक्ति है वो कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट करेगा। और आर्टिकल 156 के अंदर है उसका ऑफिस है कब तक होल्ड रहेगा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर आपको कहें कि 5 साल तक उसके टर्म है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये दोनों बातें हैं आपको आर्टिकल 155 और 156 के अंदर है देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से स्टेटमेंट 4 है आपका करेक्ट हो जाता है, स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो सही निकल के आता है, ऑप्शन बी। क्योंकि ऑप्शन 3 के अंदर है क्या था कि लोकसभा लिख दिया था राज्यसभा की जगह, यहाँ पर आर्टिकल 73 लिख दिया था 72 की जगह। तो ये दोनों मिस्टेक होने की वजह से ऑप्शन 2 और 3 है वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है 12 क्वेश्चन नंबर है। अगर टॉपिक की बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है रिवर्स के ऊपर, इंडिया की जो रिवर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपको रिवर की थोड़ी डीप नॉलेज होगी तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका स्टेटमेंट है, आप देख पा रहे होगे। इसके स्टेटमेंट है क्या कि ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज टी सांगपो इन द अपर रीच ऑफ द तिब्बत। अब ये तिब्बत है, यहाँ पर ये जो पार्ट है तिब्बत, इसके अंदर से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है वो निकलती है। तो यहाँ पर जब रिवर निकलती है तो ब्रह्मपुत्र रिवर का जब स्टार्टिंग के अंदर नाम है क्या रहता है, टी सांगपो यहाँ पर नाम रहता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ इंटर करती है तब इसका नाम होता है दिहांग रिवर, इसको बोला जाता है। फिर ये जब यहाँ आगे असम में बढ़ती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर, और फिर ये बंगाल के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर है गिर जाती है। तो इस तरीके से इसके नाम है। जब यहाँ पर ये पैलेस के अंदर इंटर करती है, अलग अलग जगह पे इंटर करती है, तो इसका अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। तो ये नाम है इसका बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं हमारे स्टेटमेंट सेकंड की ओर। स्टेटमेंट सेकंड क्या की गोदावरी रिवर के ऊपर है। द गोदावरी इज ऑफन रेफर्ड एज द गंगाज ऑफ साउथ।
साउथ की गंगा है गोदावरी को बोला जाता है, ये स्टेटमेंट हमें कहना चाह रहा है। ये बात है वो बिल्कुल सही है। गोदावरी रिवर को साउथ की गंगा है वो कहा जाता है, क्योंकि गंगा है वैसे तो नॉर्थ के अंदर है, आपको फ्लो होती हुई देखने को मिलती है, पर साउथ के अंदर अगर हम सबसे बड़ी नदी की अगर बात करें तो वो कौन सी है, वो है गोदावरी। तो इसलिए इसको साउथ की गंगा है बोला जाता है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर तो सबसे बड़ी रिवर कौन सी होगी, गंगा होगी। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इस साउथ की गंगा है इसको बोला जाता है। क्योंकि अगर इसके बेसिन की अगर बात करें तो बेसिन है इसका कितना 1465 किलोमीटर का इसका लेंथ का आपको देखने को मिलता है, और इतनी लेंथ होने की वजह से इसका बेसिन है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको दक्षिण की गंगा, साउथ की गंगा है नाम से भी बोला जाता है। तो इसका जो बेसिन है ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर बेसिन है आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम गोदावरी रिवर का अगर बेसिन की अगर बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट होगी इंडिया के अंदर, ये गंगा के बाद में आएगी। और इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर देखें तो वो कौन सी रिवर आएगी, कृष्णा आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है कृष्णा रिवर से आएगी। कृष्णा रिवर है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया के अंदर आफ्टर गंगा। ये बात है वो सही है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये बात है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा बेसिन है वो कौन सा है, वो गंगा रिवर का है। उसके बाद में गोदावरी रिवर है, उसके बाद में हमें पास आती है कृष्णा रिवर। तो ये जो पहले नंबर पे गंगा आएगी, गोदावरी आएगी, फिर कृष्णा आएगी। और इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि कृष्णा रिवर का सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है, नहीं, कृष्णा रिवर का थर्ड लार्जेस्ट है। अगर साउथ के अंदर देखोगे तो आपको फिर सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो हमारा स्टेटमेंट 3 है वो क्या हो जाता है, स्टेटमेंट 3 है आपका गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 4 की अगर बात करें तो स्टेटमेंट 4 क्या है कि इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द तिब्बतियन प्लेट्यू नियर मानसरोवर लेक। तो चाइना के अंदर जो मानसरोवर लेक है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, ये बोला जा रहा है। ये बात है वो बिल्कुल सही है। इंडस रिवर का जो ओरिजिन की अगर बात करें तो तिब्बतियन प्लेट्यू के अंदर जो लेक मानसरोवर है कैलाश रेंज के अंदर है तिब्बत के अंदर। तो तिब्बत किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। तो वहां से इसकी ओरिजिनेट होती है, फिर ये लद्दाख से होते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लद्दाख से होते हुए ये कहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंटर कर जाती है, और फिर यहाँ पर समुद्र के अंदर है, लास्ट में गिर जाती है। तो इस तरीके से हमें देखने को पता लगा कि ये फोर्थ ऑप्शन है ये भी सही है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, और फोर्थ सही है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है किसके अंदर है, ऑप्शन 4 के अंदर है, आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एचडीआई के ऊपर, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। वैसे तो ये क्वेश्चन है आपको करंट अफेयर है, सीए के अंदर देखने को मिलना चाहिए था, पर ये आपको क्वेश्चन है जीएस के अंदर है, इन्होंने डाल दिया है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम यहाँ पर इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्टेटमेंट 1 है वो हमें क्या कह रहा है कि द एचडीआई assess a country's average accomplished in 3 aspect। मतलब HDI है वो 3 पैमानों के ऊपर नापी जाती है। ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ पैमाना नंबर 1, पैमाना नंबर 2 है नॉलेज, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसके 3 पैमाने हो गए, एक तो हेल्थ वाला पैमाना हो गया, एक नॉलेज का पैमाना हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का यहाँ पर पैमाना हो गया। ये तीनों पैमाने के ऊपर है नापी जाती है एचडीआई इंडेक्स। ये बात है इनकी बिल्कुल सही, इसके ऊपर ही नापी जाती है। और इनकी जो रैंकिंग के अंदर जो स्कोर है वो आपको 0 से लेके 1 तक देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा स्कोर होता है उतना ज़्यादा एचडीआई इंडेक्स है उसी कंट्री का इम्प्रूव होता हुआ आपको देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि केरला हैज कंसिस्टेंटली टॉप अमंग द इंडियन स्टेट इन एचडीआई रैंकिंग। तो एचडीआई रैंकिंग के अंदर है बाकी सभी स्टेट से के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर है कौन है, केरला। क्योंकि केरला के अंदर आपको हेल्थ स्ट्रक्चर ज़्यादा देखने को मिलेगा, नॉलेज लिटरेसी रेट के अंदर हम सभी को पता ही है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस वजह से केरला है इस लिस्ट के अंदर है, टॉप कर रहा है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 इंडियाज रैंक 135 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, बिहाइंड बांग्लादेश 129, श्रीलंका 73। तो ये बात है ये भी बिल्कुल सही है, इनकी रैंकिंग भी इसी टाइप से आपको देखने को मिली थी।
पर यहाँ पर जो आंसर की के अंदर है थोड़ा सा करेक्शन हुआ था बाद में। इसके अंदर है आपको गलत आंसर टिक है देखने को मिल गया था, ये इसका आंसर है, ये होना चाहिए था। तो इसके अंदर भी आपको जो तीनों स्टेटमेंट है वो आपको करेक्ट देखने को मिल रही है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें फिर से हिस्ट्री के ऊपर देखने को मिल रहा है, एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आप सभी को पता होगा कि आपने पढ़ा भी होगा, एक डांसिंग गर्ल का यहाँ पर स्टैचू है वो आपको देखने को मिला था, फिगर देखने को मिला था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इस टाइप का यहाँ पर ये स्टैचू है, ये मूर्ति आपको देखने को मिली थी। तो इस मूर्ति की जो हाइट है कितनी है, 11 सेंटीमीटर है यहाँ पर बताया गया है। तो ये बात है बिल्कुल सही कि यहाँ पर इसकी हाइट है वो 11 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये अगर हम डांसिंग गर्ल की अगर मूर्ति की बात करें तो ये कहाँ पर पाई गई थी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर है, हमें देखने को मिली थी। और कहाँ पर डिस्कवर की गई थी, मोहनजोदारो के अंदर है डिस्कवर की गई थी, मोहनजोदारो के अंदर है इसको डिस्कवर किया गया था। ये लोस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। किस टेक्निक के द्वारा बनाई गई थी, लोस्ट वैक्स टेक्निक। तो कौन सी टेक्निक के द्वारा बनाई गई थी, ये लोस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा ये मूर्ति है वो बनाई गई थी। 11 सेंटीमीटर की ये मूर्ति है, मोहनजोदारो के अंदर मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के दौरान। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है वो किसके ऊपर है, 8th शेड्यूल के ऊपर हमें पॉलिटी से क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहा है। फिर से वही स्टेटमेंट वाला पैटर्न है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब स्टेटमेंट 1 है उसको हम देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है कि 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 22 लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि 8वें शेड्यूल के अंदर है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है 22 लैंग्वेज निहित है, ये बात है, ये कह रहा है। अगर हम 8वें शेड्यूल की अगर बात करें तो 8वां शेड्यूल हमें 1950 से स्टार्टिंग में ही देखने को मिला था। अगर स्टार्टिंग के तो इन टाइम में अगर बात करें तो उस टाइम में इसके अंदर है ओनली 14 लैंग्वेजेज इंक्लूड करी गई थी। उसके बाद में संविधान संशोधन कर करके इसके अंदर है बाकी सभी लैंग्वेजेज हैं वो ऐड करी गई थी। जैसे सिंधी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, कौन सी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज है 21st अमेंडमेंट एक्ट है जो कि आया था 1967 में, तब उसके साथ में ऐड करी गई थी। और उसके बाद में अगर हम बात करें कोंकणी लैंग्वेज, मणिपुरी लैंग्वेज और नेपाली लैंग्वेज, ये कब ऐड करी गई थी, ये 77th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर है ऐड करी गई थी। फिर इसके बाद में 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 के अंदर, उसके टाइम में कौन सी ऐड करी गई थी, बोडो ऐड करी गई थी, डोंगरी, मैथाली और संथाली है ये ऐड की गई थी। ये 4 लैंग्वेज है अभी लेटेस्ट के अंदर है ऐड की गई हैं। तो इस तरीके से हमारे पास है टोटल 22 लैंग्वेजेज हैं अभी हो जाती हैं। तो फिलहाल के अंदर लेटेस्ट के अंदर है अभी 8th शेड्यूल के अंदर है कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। तो ये बात है वो बिल्कुल सही है। फिर अगर हम स्टेटमेंट सेकंड की ओर देखें तो वो क्या कह रहा है कि संस्कृत इज द लिटूर्गिकल लैंग्वेज ऑफ द हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड इज वन ऑफ द 22nd लैंग्वेज। मतलब 22 लैंग्वेज में से ही आपको 8th शेड्यूल के अंदर है संस्कृत आपको देखने को मिलती है, और ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड आपको है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, संस्कृत भी इन्हीं 22 लैंग्वेज के अंदर है, सूची के अंदर है, आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है वो क्या है कि कोंकणी लैंग्वेज है। कोंकणी लैंग्वेज है ये स्पोकन होती है वेस्टर्न कोस्टल रीजन के अंदर है इंडिया के अंदर, और एडेड करी गई थी 8th शेड्यूल के अंदर है, कब, 71th अमेंडमेंट के अंदर। तो ये बात है हम पहले ही देख चुके हैं कि ये 71th अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में हुआ था, यहाँ पर कोंकणी लैंग्वेज है इसको ऐड किया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट निकल के आते हैं, तो इस वजह से ये डी ऑप्शन है, फोर्थ वाला है, ये करेक्ट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर से हमें क्वेश्चन है एक और एचडीआई के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो एचडीआई है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो जाता है, जिसका लेक्चर्स है वो हम पहले भी यूट्यूब के ऊपर डाल चुके हैं, उसको अभी आप देखना कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अभी एसएससी के नए वेंडर के अकॉर्डिंग भी एचडीआई पैटर्न है, एचडीआई इंडेक्स है वो
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में आ रहा था, तो इसलिए हमने एसडीआई के ऊपर है पूरा एक डिटेल वीडियो है वो बना के डाल दिया था। तो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट वन की अगर बात करें तो स्टेटमेंट वन है एसडीआई के अंदर है 3 पैरामीटर के अंदर है नापा जाता है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पहला है हेल्थ के अंदर है, नॉलेज के अंदर है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर है नापा जाता है। तो जो स्टेटमेंट वन है वो उसी बात के ऊपर है कि एच डी आई इज ए कंपोजिट इंडेक्स दैट अकाउंट फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टिंग ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो मतलब ये देख पा रहे हो कि ये सभी इसी से रिलेटेड ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब ये क्या क्या हो गया, स्टेटमेंट वन है वो पूरी तरह से सही हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो वो क्या है कि एज पर द यूएनडीपी रिपोर्ट इंडियाज एचडीआई वैल्यू सो ए डिक्लाइन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 जो पेंडेमिक हुई थी, महामारी हुई थी, उसके दौरान है इंडिया के अंदर है एचडीआई वैल्यू है वो आपको डिक्रीज देखने को मिली थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर कैपिटा इनकम है वो कम हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो गई, हेल्थ है कम हो गई, नॉलेज है, यहाँ पर नॉलेज के अंदर कुछ ज़्यादा इफेक्ट है वो आपको नहीं देखने को मिला था, पर बाकी दोनों फैक्टर्स के अंदर है वो आपको इफेक्ट देखने को मिल गया था। तो इस वजह से ये पॉइंट भी सही हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है वो क्या है कि एच डी आई फॉर इंडियाज फीमेल पॉपुलेशन वाज बीन हिस्टोरिकली लोअर देन दैट ऑफ मेल पॉपुलेशन। तो ये जेंडर गैप है वो तो हमें यहाँ पर देखने को ही मिलता है, क्योंकि लिटरेसी के अंदर भी आपको जेंडर गैप है। हमने देखा था कि 2011 की जो सेंसस है उसके डेटा के अंदर भी हमने देखा था कि लिटरेसी के अंदर है गैप है, और लिटरेसी के अंदर गैप है तो मतलब नॉलेज के अंदर गैप है, फिर हेल्थ के अंदर गैप है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर गैप है। तो इस गैप की वजह से एचडीआई के अंदर भी आपको मेल फीमेल के अंदर है गैप देखने को मिलता है। और यही बात है फोर्थ नंबर भी कह रहा है कि द इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंसिडर इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डायमेंशन अक्रॉस द पॉपुलेशन। तो ये बात भी बिल्कुल सही होगी। तो ये चारों पॉइंट है बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है वो फिर से आता है रिवर टॉपिक के ऊपर। रिवर टॉपिक से एक क्वेश्चन है वो हम पहले भी देख चुके हैं, तो चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग ये रिवर्स होती क्या है। जैसे हम अगर डायरेक्शन को अगर बात करें तो ये हो जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हो जाता है। तो जो रिवर्स हैं यहाँ पर ईस्ट के अंदर है गिरती हैं, ईस्ट के अंदर है कौन सा है, ये बे ऑफ बंगाल होता है। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरने वाली रिवर्स को क्या कहा जाता है, ईस्ट रिवर। और जो यहाँ पर वेस्ट में गिरती हैं, अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो बस इतना है, इनको आपको डायरेक्शन के हिसाब से ध्यान में रखना पड़ता है। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा रिवर्स हैं कौन सी होती हैं, वो ईस्ट रिवर होती हैं। मतलब कहाँ पर गिरती हैं, वेस्ट ऑफ बंगाल के अंदर है, बंगाल के खाड़ी के अंदर है, आपको देखने को मिलती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है आपको देखने को मिलती हैं। अरेबियन सागर के अंदर है, बहुत ही कम रिवर्स हैं वो आपको गिरती हुई देखने को मिलती हैं। अब इस यहाँ पर डायग्राम के अंदर है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कौन सी है, गोदावरी और कृष्णा नदी है, ये आपको ईस्ट फ्लोइंग के अंदर आएगी। गोदावरी और कृष्णा आ गई। गोदावरी को हम क्या बोलते हैं, साउथ की गंगा भी बोला जाता है, दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, क्योंकि गंगा के बाद में यहाँ पर सबसे बड़ी नदी है कौन सी आती है, गोदावरी आती है, फिर यहाँ पर कृष्णा आती है इसका बेसिन के अंदर भी अगर हम बात करें तो। फिर हमारे पास है दो नदी और आती हैं, तापी और नर्मदा। अगर हम तापी और नर्मदा नदी की अगर बात करें तो तापी नदी है ये कौन सी हो जाती है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये कहाँ पर निकलती है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए कहाँ पर जाती है, अरेबियन सी के अंदर है, सूरत के अंदर से आसपास से यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर है, गिर जाती है। फिर इसके बाद में हमारे पास है नेक्स्ट नदी आती है कौन सी है, नर्मदा। नर्मदा नदी भी कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये आपको मध्य प्रदेश से लेके गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर कौन सा है, भरूच जो इलाका है वहाँ पर ये अरेबियन सी के अंदर है, गिर जाती है। तो ये अरेबियन सी के अंदर गिरती है, तो ये कौन सी होगी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगी। तापी कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नर्मदा कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग। कृष्णा और गोदावरी कौन सी होगी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर रही है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए और सी ही करेक्ट होगा।
तो स्टेटमेंट ए एंड सी ही करेक्ट है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर इंक्लूडेड इन। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसके अंदर है इंक्लूड होता है, ये हमें पूछा गया है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है। जो हमारे पास है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे हमें देखने को मिलता है, उसमें से अगर हम सब्सिडी को माइनस कर दें, किसको माइनस कर दिया जाए, सब्सिडी को यहाँ पर माइनस कर दिया जाए, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आएगा, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा जीएसटी देखने को मिल जाता है, कस्टम की ड्यूटी है वो देखने को मिल जाती है, सब्सिडी के अंदर जैसे फूड की सब्सिडी होगी, सब फर्टिलाइजर की सब्सिडी होगी, तो इस टाइप की यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो ये हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। अब इसका आंसर है पर्सनल टैक्स तो होता नहीं, क्योंकि इसके अंदर इनकम टैक्स आएगा, ये भी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी नहीं होगा, नेट करंट भी नहीं होगा। जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हमें देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हमें देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी हमारे पास है 3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 है वो किसके ऊपर है, विजयनगर एम्पायर के अंदर। विजयनगर एम्पायर था वाज स्टेब्लिश्ड बाय हरिहरा फर्स्ट एंड बुक्का राय फर्स्ट। ये हमारे पास है स्टेटमेंट है। तो इतना स्टेटमेंट है वो तो आपको सभी को पता होगा कि हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी विजयनगर की। तो यहाँ पर अगर हम इसके द्वारा जो फर्स्ट डायनेस्टी की अगर बात करें, तो विजयनगर के अंदर है फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी, संगम डायनेस्टी हमें देखने को मिली थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1336 ईस्वी में हमें इसकी स्थापना देखने को मिली थी। इसके बाद में अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, वो क्या है कि कृष्ण देव राय द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर बिलोंग टू द तुलवा डायनेस्टी। ये बात भी है पर बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तुलवा डायनेस्टी के जो रूलर थे कृष्ण देव राय, कब से कब तक, 1509 से लेके 1529 तक थे, मतलब यहाँ पर 20 साल का इनका कार्यकाल हमें देखने को मिला था। ये तुलवा वंश के यहाँ पर शासक हमें देखने को मिले थे। अब हमारे पास है नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि बैटल ऑफ तालिकोटा लेड टू डिक्लाइन ऑफ चोला एम्पायर। चोला एम्पायर का जो पतन का कारण है वो कौन था, बैटल ऑफ तालिकोटा था। ये इस स्टेटमेंट के द्वारा कहा गया है, पर यहाँ पर एक्चुअल में ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि जो बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ तो था, कब हुआ था बैटल ऑफ तालिकोटा, 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये विजयनगर एम्पायर और डेक्कन प्लेटू, डेक्कन की जो सल्तनतें थी उनके बीच में हुआ था। डेक्कन की सल्तनतों के बीच में कौन से आ जाएंगे, बीजापुर आ जाएगा, अहमदनगर आ जाएगा, गोलकोंडा आ जाएगा, बिदर आ जाएगा, बेहर आ जाएगा। तो ये इस टाइप की यहाँ पर डायनेस्टी थी, उनके बीच में ये सारी एक साइड और विजयनगर एक साइड, तो इनके बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तालिकोटा। इसके अंदर है किसका पतन हुआ था, चोला एम्पायर का नहीं हुआ था, यहाँ पर हुआ था विजयनगर का। यहाँ पर पतन हमें देखने को मिला था, डिक्लाइन किसका हुआ था, विजयनगर का डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। तो आप अगर इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वे के अंदर है अपनी IB ACIO की जर्नी को, प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर है ले जाना चाहते हो, तो आप हमारे साथ में जुड़ के भी तैयारी कर सकते हो। हम आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है IB ACIO GK क्रैश कोर्स। उसके अंदर हम यहाँ पर आपको एग्जाम तक इसी टाइप के जो लेक्चर्स हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके 2025 के अंदर है कौन से देखने को मिल सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है आपको कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसी टाइप से हम यहाँ पर इस बैच के अंदर है प्रिपरेशन करेंगे। तो बैच का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके इनरोल हो सकते हैं। अभी बैच के अंदर है आपको ऑफर चल रहा है, आपको बैच है कितने में मिल रहा है, ओनली 359 के अंदर है। आप पूरा कंप्लीट जीके का बैच है, क्रैश कोर्स है, उसको इनरोल कर सकते हो। बाद में इसकी प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है, बाद में कोई भी इनरोलमेंट है वो नहीं हो जाएगा, जब यहाँ पर सीट फुल हो जाएंगी तब। इस बैच के अंदर है क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए हैं, प्रीवियस ईयर्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स हैं उसके अंदर है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पर प्रिपरेशन है वो करेंगे। यहाँ पर ये नहीं कि हम यहाँ पर जीके के अंदर है सभी कवर करेंगे, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, उनको कवर करते हुए चलेंगे। फिर साथ में आपको क्या है इनकी PDF है देखने को मिल जाएगी, PDF से आप रिवीजन कर लोगे।
फिर उसके बाद में पीडीएफ के बाद में आपको उसी टॉपिक के क्विजेज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। क्विजेज से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 3 वे के अंदर है एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। वो आपका टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। उससे रिलेटेड आपको चाहे सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन आए चाहे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट है वो बुक कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। तो 20 है वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वार फॉर्म्ड 1885 में इसकी स्थापना हुई थी विद एओ होम एज इज फर्स्ट प्रेसिडेंट। एओ होम को इसका पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था, ये स्टेटमेंट 1 हमें कह रहा है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में, ये बात है वो बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना किसने की थी? एओ होम ने इसकी स्थापना की थी। पर जो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो एओ होम नहीं था, इसका स्थापना एओ होम ने की थी। इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन था? वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट है आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास है वो क्या है कि मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना है वो कब हुई थी? 1906 में हुई थी। तो ये बात है वो बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुई थी? ढाका में इसकी स्थापना हमें देखने को मिली थी। एंड प्रपोज द आइडिया ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम विद लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत हमें यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरल की इनकी स्थापना देखने को मांग देखने को मिली थी। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी और लखनऊ पैक्ट के अंदर है इनका सेपरेट इलेक्टोरल हमें देखने को मिला था। फिर जो हमारे पास है नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कि ऑल इंडिया किसान सभा वाज इस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ 1936। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की यहाँ पर लखनऊ के अंदर है स्थापना हुई थी। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लखनऊ के अंदर है 1936 के अंदर है ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हमें देखने को मिली थी। फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेटमेंट है गदर पार्टी से। तो गदर पार्टी वाज ए इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट फाउंडेड बाय पंजाबी Indians in the United States and Canada with the aim of liberating India from the British rule। ब्रिटिश रूल से निजात दिलाने के लिए गदर पार्टी की फॉर्मेशन है हुई थी पंजाबी इंडियंस के द्वारा। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा के अंदर हुई थी। ये स्टेटमेंट हमें कह रहा है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। गदर पार्टी की स्थापना है सैन फ्रांसिस्को में हमें देखने को मिली थी। कब देखने को मिली थी? इसकी स्थापना हमें देखने को मिली थी 1913 के अंदर। किसके लिए हुई थी? इंडिया को फ्री करना था। किससे? ब्रिटिश रूल से फ्री करने के लिए ही इस पार्टी की स्थापना हमें देखने को मिली थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को के अंदर है, मतलब यूएसए और कनाडा के अंदर है, आपको देखने को मिली थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि ये चारों स्टेटमेंट के अंदर है। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है गलत हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो बाकी के तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। तो इस वजह से ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल के जो 20 क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पर डिटेल के अंदर है वो देख लिया है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ में कंप्लीट करना चाहते हो, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज करना चाहते हो, तो आप हमारा जो IBACIO का बैच है अभी जो हमने स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर है निकाला है उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर क्या होगा कि आपको कंप्लीट जीके का रिवीजन है वो देखने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से रहेगा कि जीके के अंदर है आपके 2025 का जब एग्जाम होगा तो उसके अंदर है कौन कौन से टॉपिक्स है वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, उनका रिवीजन है इस वीडियो के अंदर है। यहाँ पर बैचेज के जो वीडियोज होंगे उनके अंदर है कराया जाएगा। इसका हम यहाँ पर किस टाइप से रिवीजन है करेंगे उसका एक बार हम सिनेप्सिस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका यहाँ पर वीडियो के थ्रू है वो रिवीजन कराया जाएगा। फिर उसकी यहाँ पर आपको पीडीएफ है देखने को मिलेगी। पीडीएफ के बाद में आपको उसी टॉपिक के क्या है क्विज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 स्टेप में यहाँ पर आपका एक टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। तो IBACIO को जो कंप्लीट स्टडी है वो आपको यहाँ पर प्लान है देखने को मिलेगा जिसके अंदर हम यहाँ पर
करंट अफेयर को भी इंक्लूड करेंगे और जनरल स्टडी है इनको भी इंक्लूड करेंगे। तो दोनों टॉपिक्स है, कितने क्वेश्चन है आपके देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चन है यहाँ पर इस बैच के थ्रू है वो आप अपने प्रिपेयर कर सकते हो। इस बैच की प्राइस अभी ऑफर के तहत है आपको 359 के अंदर है, कंप्लीट बैच है वो देखने को मिल जाएगा। बाद में इसकी प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है वो आपको बाद में फिर इनरोलमेंट है नहीं देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी है अपना इनरोलमेंट है वो बुक कर सकते हैं। साथ में चाहे तो आप अगर आप एमटीएस के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको बैच को यहाँ पर लेना कंसीडर कर सकते हो। और अगर दूसरे कोई स्किल टेस्ट के अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो एसएससी रेलवे के अंदर है आपको लिए जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है वो भी डिजाइन कर दिया गया है। एग्जाम लाइक इंटरफेस है, आपको रिच फीचर्स है देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको लाइव स्पीड है देखने को मिल जाएगी, लाइव रैंकिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर मॉनिटरिंग देखने को मिल जाएगी, पर्सनलाइज्ड एनालिसिस है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो सभी इंडस्ट्री लेवल के जो फीचर्स हैं वो आपको टाइपिंग के अंदर है देखने को मिल जाएंगे। तो इस बैच को यहाँ पर आप स्क्रॉल करके यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा देखने को, डेमो लेक्चर भी यहाँ पर अवेलेबल है, उसको भी देखना कंसीडर कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी है अपना एनरोलमेंट है आप बुक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस मैराथन सीरीज को हम एग्जाम तक चालू रखें तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं कुछ नहीं करना है, इस वीडियो सेक्शन के आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जैसे ही स्वाइप करोगे तो आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, तो उसको हाइप करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। इससे हमें नेक्स्ट पार्ट बनाने में के अंदर है हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। तो इसका वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।